गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर हमारा चल रहा था और इस चैप्टर में हमने लास्ट में वीविंग और निटिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करी थी। उसका हमने पिक्टोरियल व्यू भी देखा था थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो एक की फैक्टर क्या था कि जो निटिंग होता है, निटिंग में सिंगल फाइबर यूज़ किया जाता है और जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और जो वीविंग प्रोसेस होता है उसमें ढेर सारे हम स्ट्रैंड्स यूज़ कर सकते हैं फाइबर के। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। वैसे ये सारा टॉपिक मुझे लगता है हमने पहले भी कवर कर लिया है, तो अब मुझे लगता है कुछ खास बचा नहीं है इस चैप्टर में। हम ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में हैं, और अगर आपको अभी भी कोई भी कहीं पे भी डाउट लगता है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई है या इसमें ये ऐसा कुछ डाउट था, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको हेजिटेशन होता है ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको ये कंटेंट्स मिलते हैं उस ग्रुप में पूछने में हेजिटेशन होता है, तो आप मुझे पर्सनली भी जो है किसी तरह का डाउट पूछ सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप मेरे पास आ सकते हो। अपनी तरफ से आप एफ़र्ट ज़रूर दिखाओ, एफ़र्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे लगेगा कि आप एफ़र्ट वगैरह दे रहे हो तो मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स में नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ये दो ही टाइप के मेनली होते हैं, और ये दोनों हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ एक्स्ट्रा। कह रहा है फाइबर्स यूज टू मेक फैब्रिक मे बी नेचुरल और सिंथेटिक। तो जो भी हम फाइबर यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, तो वो या तो नेचुरल हो सकता है, वो सिंथेटिक हो सकता है। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल्स आर कॉटन, जूट, वुल एंड सिल्क। ठीक है, तो ऐसे फाइबर्स जो हम ऑब्टेन करते हैं किसी नेचुरल सोर्स से, वो नेचुरल सोर्स एनिमल भी हो सकते हैं या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं, ट्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। अब एनिमल्स में कई तरह के एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में मतलब एनिमल्स से हम सिर्फ और सिर्फ वूल ही नहीं, वूल के अलावा हम जो है एक स्पेशल टाइप खास तरह का कीड़ा होता है जिसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं, जिससे हम सिल्क वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो और वहीं जो प्लांट्स है, प्लांट से कई तरह के हम फैब्रिक उससे ऑब्टेन करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं उससे कई तरह के। ठीक है, आगे कह रहा है फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स आर नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट फाइबर्स। अब देखो, सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हम लैब में ऑब्टेन करते हैं। तो ज़रूरत क्यों पड़ी हमें सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनाने की, मतलब मैन मेड फाइबर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों, इनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिली? उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जो है क्या किया इन्होंने कि जैसे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स के जो सोर्सेज होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड हैं। जैसे अब एक शीप की बात की जाए, जो एक शीप होता है उसका वो जो वूल वगैरह हमें देता है, वूल प्रोड्यूस जो करता है, जो हम शेव ऑफ करते हैं उसके बॉडी से, तो वूल हम उतना ज़्यादा ग्रो कराने के लिए हम उसको बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं। फिर उसका अगर मान लो माउंटेन गोट है, तो माउंटेन गोट है तो वो माउंटेन एरिया पे रहेगा, खास करके कश्मीर एरियाज़ में रहेंगे। तो जो पहाड़ वहाड़ होते हैं, पहाड़ पे जो जंगली जानवर होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तेंदुए हो गए या दूसरे जो जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर वहाँ पे मिल सकते हैं। तो जंगली जानवरों से भी बचाना जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो एक तरीके से खर्चा हमारा बढ़ जाता है। एक शीप जो है जो हमें वूल प्रोड्यूस करेगी, उस वूल के बदले में हमें बहुत ज़्यादा उसके पीछे खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए हमें उसको चारा भी खिलाना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसको रखने के लिए जगह भी होना चाहिए हमारे पास, और उसके बाद उनको जो है जानवरों से, जंगली जानवरों से भी बचाना होता है। अब क्या होता है कि जो हम मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनको हमने क्या किया, कुछ केमिकल्स मिलाए
और केमिकल्स मिलाया या कुछ प्रोसेस कराया और उससे तुरंत के तुरंत हमें जो है स्ट्रैंड्स मिल गया फाइबर्स के। ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान प्रोसेस है, उसमें हमें जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा वो नहीं देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं। यही रीज़न है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और जो भी चीज़ लिमिटेड अमाउंट में होगा उसकी कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास जो बनाना बहुत आसान है, जिसकी जितनी भी खपत करो उतना ज़्यादा वो आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कम वैल्यू हो जाएगी तो वो जो है सस्ता मिलने लगता है। यही रीज़न है कि जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव क्यों नहीं है, इसमें तो केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहा है, लैब वगैरह में बनाना होता है, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता महंगा होना चाहिए था क्योंकि साइंस वगैरह इसमें लग रहा है। तो साइंस जहाँ भी लगता है, जहाँ भी टेक्नोलॉजीज़ लगती है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सस्ती होने लगती है। ऐसे अगर हम फ़ोन्स के बारे में बात करें तो फ़ोन्स रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में सस्ता हुआ है। पहले के फ़ोन जो होते थे उसमें टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी नहीं हुआ करता था, स्टिल वो बहुत महंगा महंगा आया करता था। आज के टाइम में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ एक फ़ोन में डाल दी जा रही हैं, वो भी अगर कंपैरिजन किया जाए प्राइस का और सारी चीज़ों सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो जो अभी के स्मार्टफोन्स हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा सस्ते आपको महसूस होंगे। और यहाँ तक कि जो सिंपल हैंडसेट्स होते हैं जो आजकल बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं, 1500 में आपको मिल जाएगा। पहले के टाइम पे कम से कम 3000, 4000, 5000 के दाम से कम का नहीं मिलता था वो। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी जो है जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा वो सस्ता हो जाता है आम यूज़र्स के लिए या नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कंपैरिजन में जो अगर कंपैरिजन किया जाए वो ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वहाँ पे प्राइस में या किसी मतलब उसका हमें एक जो नॉर्मल इंसान है उसको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ में आ गया होगा। और यही रीज़न है कि जो हमारे स्कूल ड्रेसेस होते हैं वो बल्क में आते हैं, और बल्क में इतने सारे ड्रेसेस सस्ते में अगर मिलना वो तो बहुत बड़ी बात है अगर नेचुरल फाइबर होता तो मतलब ऑब्वियसली आप खुद से एनालाइज़ कर सकते हो, पता कर सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है तो उसके पीछे रीज़न यही होगा कि कहीं ना कहीं नेचुरल फाइबर्स का यूज़ कम किया गया होगा और जो मैन मेड फाइबर्स हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा किया गया होगा, इसीलिए वो चीज़ उतनी सस्ती है। तो जैसे वो कॉटन शर्ट्स के बारे में बात कर ली जाए तो एक जो ब्रांड वाले कॉटन शर्ट्स होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और जो नॉन ब्रांड वाले कॉटन शर्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सस्ते होते हैं। अच्छा, उसके पीछे एक और रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि जो स्टिचिंग करी जाती है कपड़ों की, शर्ट्स की मान लो, तो जो ब्रांडेड कपड़े की स्टिचिंग करी जाती है उसके पीछे जो मशीन यूज़ होता है वो मशीन थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। और महंगा होने की वजह से ही वो जो शर्ट होता है, जो ब्रांडेड शर्ट होता है, उसमें कहीं पे भी कोई भी धागा अलग से नहीं निकला हो, कहीं पे शर्ट अलग से उसके मतलब फाइबर्स कहीं से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब वहीं अगर नॉन ब्रांडेड है तो उसमें जो है कहीं पे धागा बाहर निकल रहा हो, कहीं पे कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया होगा, कहीं पे कपड़ा कहीं पे कम हो गया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, और कहीं पे सिलावट सही तरीके से नहीं होती। तो ये सारे जो है ये सारी चीज़ें ये शो करते हैं कि जिस मशीन से सिला गया है इसको, वो मशीन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही होगी। अब क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो सस्ती थी मशीन। अब मशीन सस्ती रहेगी तो जो है कपड़े को भी सस्ते में ही बेचेंगे, और मशीन महंगी अगर पड़ेगी तो कपड़ा भी महंगे ही दाम पे बेचा जाएगा। तो कुल मिला के यही मतलब सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर कंपनी को ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो वो भी महंगे दाम पे ही बेचेगी। ठीक है, उसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है, वो चीज़ हम बाद में बात करेंगे कि कुछ कपड़े बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बाद में। बाकी अभी आज हम इस टॉपिक पे ही, इस चैप्टर पे ही फोकस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट फाइबर्स के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करी थी। प्लांट फाइबर्स के बारे में कह रहा है कॉटन फिगर 4.3, जूट 4.3 में ये दिखाया हुआ कि कॉटन का यूज़ कहाँ पे हो सकता है। तो सॉक्स के फॉर्म में और टॉल्स के फॉर्म में, और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म में यूज़ हो सकता है।
तो आप भी कई सारे एग्जांपल्स इसमें दे सकते हो कि कॉटन का यूज़ और कहाँ पे हो सकता है, किस किस जगह पे हम यूज़ करते हैं कॉटन का। कई जगह पे हम बेडशीट के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, हम पिलो कवर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और भी जितने भी तरह के फॉर्म में हम कॉटन को यूज़ कर पाते हैं या कर सकते हैं, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, आप बता सकते हो। कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉयर हो गया, सिल्क कॉटन हो गया, हेम्प हो गया एंड फ्लैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स। अब देखो ये कुछ नए वर्ड्स आप सुन रहे होगे प्लांट फाइबर्स के, जैसे कॉयर हो गया, सिल्क कॉटन हो गया। सिल्क आपने अलग से सुना होगा और कॉटन अलग से सुना होगा, लेकिन सिल्क कॉटन एक साथ में नहीं सुना होगा। तो सिल्क कॉटन भी एक अलग चीज़ है, हेम्प अलग चीज़ है और फ्लैक्स अलग चीज़ है। तो ये कुछ जो प्लांट फाइबर्स के नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, इनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी समझ में आए, एक्स्ट्रा भी सीखने को मिले। अब देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों होती हैं, क्या होता है कि जैसे जब आप कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, जैसे साइंस ओलंपियाड लास्ट ईयर आपने दिया हुआ था, तो उसमें आपको कई बार शायद आपको फील हुआ होगा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आई हुई थी। तो कुछ चीज़ें अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो उससे कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर वो चीज़ें अगर आपको किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीखने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो ऐसे करके ही आपको करना है। कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने को मिले तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना है और उसको ज़रूर सीखना है और याद करना है, याद रखना है उसको, ठीक है। अब आगे कह रहा है, डेनिम यूज्ड टू मेक जीन्स इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। जो डेनिम के जीन्स आते हैं या डेनिम के जैकेट्स आते हैं, ये किससे बन रहा है, ये कॉटन से बन रहा है। अब देखो जो जीन्स का यूज़ है, जीन्स का यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि शायद अमेरिकन ट्रूप्स जो थे, अमेरिकन जो आर्मी थी, वो कहीं पे लड़ाई लड़ने गई हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने कैंप्स वगैरह लगा रखे थे। अब वो लड़ाई थोड़ी सी लंबी चल रही थी। अब क्या हुआ कि इनको जो यूनिफॉर्म मिला हुआ था, इनको जो ड्रेस मिला हुआ था, वो ड्रेस गंदा हो गया या फट गया। तो लोग क्या किए, जो टेंट में जो कपड़ा यूज़ होता था, जो फैब्रिक यूज़ हो रहा था, उस फैब्रिक को ही फाड़ के काट के उन्होंने कपड़े के फॉर्म में या पैंट्स के फॉर्म में सिलना शुरू कर दिया और उसको पहनना शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये जीन्स का पहनने का फैशन स्टार्ट हुआ था। और आज के टाइम पे तो मतलब ऐसा है कि लोग डैमेज्ड जीन्स भी पहनना पसंद करते हैं। डैमेज जीन्स का रिप्ड जीन्स भी नाम है, जो फटे हुए जीन्स होते हैं उनको बोलते हैं वो। तो रिप्ड जीन्स होते हैं वो थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो मशीन है वो तो सीधा सा सिंपली कोई भी फाइबर होगा या फैब्रिक होगा, उसको सिंपली स्टिच कर देता है, पैंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा वो। अब क्या है कि पैंट्स को डैमेज करने के अलग से वर्कर्स लगते हैं, अलग से मज़दूर लगते हैं, वो जो है एक धागे को ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, अगर मेहनत लगेगी तो एक्स्ट्रा दाम भी लगेगा। तो यही रीज़न है जो रिप्ड जीन्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो मुझे लगता है आज हमने बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली। वैसे आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे जो टर्म्स हैं, ये जो प्लांट फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।